Hello everyone, welcome back to Busynomics. In the lecture series of research methodology, today I am here with the steps of research in lecture 2. In the first lecture, we discussed about the research methodology in brief. Okay, so now let's see the research process in a summarized way first of all. Okay, so there are basically 8 general steps of research, right? In different books and on the different websites you can find the different different steps, but generally there are 8 steps. Okay, so step 1 is formulating a research problem. After the formulation of research problem, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आखिर. ओके, देन स्टेप 2 में हम बात करेंगे कंसेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन. प्रॉब्लम पता चलने के बाद में हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए एक रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ेगा. फिर हम स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्ट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन कमिंग टूवर्ड्स स्टेप 4, दिस इज़ अबाउट सेलेक्टिंग अ सैम्पल. हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें डेटा का कलेक्शन करना है. ओके, आते हैं स्टेप 5 पे, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. एक रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे जिसमें अभी तक हमने जितना काम किया स्टेप 4 में, ठीक है, उसको एक समराइज्ड वे में लिखेंगे. यू कैन से वी विल प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट ऑफ द रिसर्च इन स्टेप 5. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप 6 विच इज़ अबाउट द डेटा कलेक्शन. हम एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे स्टेप 6 में. एंड स्टेप 7 इज़ प्रोसेसिंग डेटा. जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, दैट इज़ स्टेप 8, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, हम ये एनालाइज करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था उसका हमें आंसर कहाँ तक मिल रहा है, हमारी रिसर्च कितना सेटिस्फाई कर रही है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन को. ओके, और उसके बेसिस पे हम अपना रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे. ठीक है, तो ये था समराइज्ड वे में स्टेप्स ऑफ रिसर्च. अब बात करते हैं सारे ही स्टेप्स के बारे में डिटेल में. सो पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे जो हमें फॉलो कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में आपको रिसर्च करनी है. इट कैन बी इन मार्केटिंग, इट कैन बी इन HR, कैन बी इन फिनेंस, कैन बी इन IT, राइट. देयर आर नंबर ऑफ द एरियाज कि आपको साइंस में करना है, आपको मैथमेटिक्स में करना है, आपको हिस्ट्री में करना है, यू वांट टू डू इन जियोग्राफी, राइट. यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च. उसके बाद आप स्टेप 2 में क्या करेंगे कि अब इतने बड़े ब्रॉड एरिया पे तो आप एक साथ रिसर्च नहीं कर सकते, तो आपको ये ब्रॉड एरिया को कुछ सब एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप सेज फोकसिंग ऑन एंड सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जब आप सब एरिया में डिवाइड कर लेंगे उस ब्रॉड एरिया को, उसके बाद आप सब एरिया में भी अपना जो फोकस है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सेलेक्ट करेंगे. After that you have to identify the gap and raising a research question. आपको गैप आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, गैप आइडेंटिफाई करना मीन्स जो प्रॉब्लम आपके माइंड में अराइज हुई है कि हाँ ये प्रॉब्लम की वजह से हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, वी वांट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ है, इट मीन्स देयर इज समवेयर अ रिसर्च गैप. ठीक है, वो जो रिसर्च गैप है मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको रिसर्च करनी है. तो ये जो रिसर्च गैप है ये आइडेंटिफाई करना है. देन यू हैव टू रेज द रिसर्च क्वेश्चन कि आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा. ठीक है, ये आपको इतना काम करना है यहाँ तक. अगले स्टेप पे क्या करना है? यू हैव टू फॉर्मुलेट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. देन ठीक, जब हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं रिसर्च के, राइट. एंड द लास्ट स्टेप अंडर दिस इज असेसिंग एंड रिव्यू ऑब्जेक्टिव. आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन कर लिया, आपने फिर से एक बार असेस करिए और फिर से एक बार रिव्यू करिए कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जब आप अपना रिसर्च लिखने बैठोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, आपके पास आंसर आएगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना चाहिए आपका आंसर. ठीक है, तो ये था स्टेप 1, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम.
जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि आपको सर्वे करना है अगर अपनी सिटी में कि कौन से एफएमसीजी ब्रांड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, विच ब्रांड इज़ मोर प्रेफर्ड इन मोस्ट प्रेफर्ड इन माई सिटी। सो फॉर दैट मैंने बताया था कि किस तरह से आप रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसी एग्जाम्पल को लेकर चलें तो आपको ईजिली समझ आएगा ये स्टेप। ओके, अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। दिस इज़ कंसेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, हमारे पास हमारा रिसर्च प्रॉब्लम आ चुका है, हमारा रिसर्च क्वेश्चन आ चुका है, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमको एक रोड मैप प्रिपेयर करना है अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सो वी कैन से दैट अ रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ रोड मैप टू कैरी आउट द रिसर्च। एक रोड मैप है रिसर्च डिज़ाइन जो आपको ये बताता है कि किस तरह से आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज़ अ डिफाइंड प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक पूरा प्लान है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि आप किस तरह से अपना रिसर्च करोगे, ये सभी के बारे में हमें रिसर्च डिज़ाइन से पता चल जाता है। ठीक है, अब रिसर्च डिज़ाइन में भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दी स्टडी डिज़ाइन। आप जो स्टडी कर रहे हो उसका डिज़ाइन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, कितने तरह की रिसर्च होती है, देयर इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस। सो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह का रिसर्च हमें अपने पर्टिकुलर रिसर्च में यूज़ करना है। ठीक है, किस टाइप का रिसर्च हम यूज़ करेंगे। देन आफ्टर आपको अपने रिसर्च स्टडी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, आपका सोर्स क्या होने वाला है, उसके लिए आपका पॉपुलेशन क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आप उसमें से किस तरह से सैम्पल को चूज़ करते हो, आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होगा, ये सब आप डिसाइड करोगे। देन आफ्टर टूल्स फॉर द डेटा कलेक्शन। अब सैम्पल तो पता चल गया कि किस सैम्पल से डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें बात करनी होगी कि डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ द टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, राइट। आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप सेकेंडरी डेटा के थ्रू अपना रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। तो किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करोगे, ये टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट, एट द एंड, व्हाट यू हैव टू डू, द डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस आपका क्वांटिटेटिव बेस पे होगा या क्वालिटेटिव बेस पे, ये सारा डिटेल आप रिसर्च डिज़ाइन को डिसाइड करते टाइम ही चॉक आउट कर लेंगे। ठीक है, जितने भी टर्म्स के अभी मैंने नाम लिए कि टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन या सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, सो डोंट वरी फॉर इट, आई विल डिस्कस एवरी टर्म इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने की जब बात आती है तो हमारे पास दो तरह की डेटा हैं जो हम किसी भी रिसर्च में यूज़ करते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डेटा, राइट। प्राइमरी डेटा ऐसे डेटा को कहते हैं विच इज़ अ फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है, आप गए कुछ लोगों के पास, जैसे अगर हम मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड का ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, कि आपको मोस्ट प्रेफर्ड एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है आपकी सिटी में, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कुछ लोगों के पास जाएंगे, एक क्वेश्चनेयर लेके आप उनसे पूछेंगे कि आप इनमें से कौन से ब्रांड को यूज़ करते हैं, उस ब्रांड के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप क्यों यूज़ करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, अवेलेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। यू विल आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्वालिटीज़ एंड द आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो ये सब जाके जब आप खुद ही किसी से पूछ रहे हो तो आप एक तरह का इंटरव्यू ले सकते हो किसी से। ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू ले सकते हैं आप, या फिर आप एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करके कुछ लोगों को भेज सकते हैं जो उसमें अपने आंसर्स को फिल कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ प्राइमरी डेटा, जिसे फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं। आप खुद जाके पूरा डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि वो डेटा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, द डेटा विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब आपने जर्नल्स कुछ उठाए, लाइक इसी टॉपिक पे अगर हम ये स्टडी दिल्ली के लिए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिल्ली में
पहले भी तो ये स्टडी हो चुकी होगी, हो सकता है किसी ने ये स्टडी की हो, बट वो काफ़ी टाइम पहले की हो, और जो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये हमें पता है। तो हम करेंट टाइम पे वो रिसर्च कर रहे हैं, और तो हम जो हमारी पहले रिसर्च हो चुकी है, प्रीवियस रिसर्च, हम उनसे रेफरेंसेस लेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया, कौन से टूल यूज़ किए, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया। ये सारा इन्फॉर्मेशन जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स से लेते हैं, हम जर्नल्स का यूज़ करेंगे, रिसर्च पेपर लेंगे, हम मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ वेबसाइट्स के डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। सो द समरी इज़ कि जब आप एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करते हो, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो आपको स्टेप 3 में ये डिसाइड करना है कि आप प्राइमरी डेटा के बेस पे अपनी रिसर्च करोगे या सेकेंडरी डेटा के बेस पे, और इट कैन बी अ मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल। ओके, अब आते हैं हम अपने स्टेप 4 पे, विच इज़ सेलेक्टिंग सैम्पल। अभी हमने डिसाइड कर लिया कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, फिर हम बात करेंगे सैम्पल सेलेक्ट करने के बारे में। So sample is what it is considered as a representative of population in miniature, okay? तो पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, मनी लगेगा। तो इतने लाइक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स हमारे ज़्यादा लगेंगे अगर हम पूरी ही पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रिसर्च कर रहे हो कि मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड कौन सा है, और आप पूरी दिल्ली के हर एक पर्सन से जाके पूछो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नो, practically it is not possible. It is a very lengthy process and very resource consuming. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनसे हम पूछ लेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और वो जो हमने कुछ लोग सेलेक्ट किए हैं पॉपुलेशन से, उनको ही कहा जाता है सैम्पल। ये सैम्पल सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ द बेसिस, ठीक है, जो कि हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सैम्पल क्या कहा जाता है, सैम्पल एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है चावल का, कि चावल पूरे पके या नहीं है देखने के लिए आप केवल एक चावल उठाते हो और ये चेक कर लेते हो कि पूरे चावल पके हैं या नहीं। उसी तरह ये पॉपुलेशन और सैम्पल का गेम है, ठीक है, कि सैम्पल आपका रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को। जो सैम्पल का रिजल्ट से डेटा हमें मिलेगा, हम ये मान लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का भी हमें वही डेटा मिलेगा, ठीक है। ओके, इसमें क्या पॉइंट लिखे हैं, पहला है इट इज़ लाइक सैम्पलिंग थ्योरी इज़ गाइडेड बाय 2 प्रिंसिपल। जो सैम्पलिंग थ्योरी है, 2 प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें। पहला क्या है, द अवॉइडेंस ऑफ बायस इन द सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल। जब भी आप सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बायसनेस अवॉइड करनी है, ठीक है, कि हाँ ये पर्सन मेरा फ्रेंड है या मेरा ये कोलीग है, हमें इससे ईजिली डेटा मिल जाएगा, ठीक है, तो हम उनसे ही डेटा ले लें, हम बाकी लोगों को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, आपको बायसनेस नहीं करनी है डेटा कलेक्शन सैम्पल सेलेक्ट करने में, अदरवाइज आपका जो रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो डेविएट हो जाएगा, ठीक है, यू विल नॉट गेट द राइट रिजल्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रिसिशन और विच इज़ कॉल्ड एज द एक्यूरेसी फॉर अ गिवन आउटले ऑफ द रिसोर्सेज। आपको क्या कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी ला सकें अपने सैम्पल में। अब सैम्पल सेलेक्ट करने के अगर हम मेजरली बात करें तो हमारे पास 2 तरीके हैं, वी हैव 2 टेक्निक्स, वन इज़ प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग एंड अदर इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। अभी मैं आपको एक जिस्ट बता देती हूँ सिर्फ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग वो जहाँ पे आपको पहले से पता नहीं होता है, ठीक है, देयर आर सर्टेन बेसिस जिसके बेस पे आप डेटा सेलेक्ट करते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम कि आपको पता है कि आपको किससे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, आप कुछ तरह के रेफरेंस यूज़ कर रहे हो या आप अपना कन्वीनियंट देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देख लेते हैं सैम्पलिंग का। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पूरा पॉपुलेशन है और यहाँ पे एक सैम्पल को सेलेक्ट किया गया है, ओके। तो सेलेक्टिंग अ फ्यू सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम स्टडी पॉपुलेशन,
Okay, we collect information from these people to find answer of our question, and from sample findings we make an estimate of their prevalence in the study population. तो पूरी population से जब हम कुछ लोगों को select करते हैं as a sample और ये मानते हैं कि जो sample है वही पूरी population को represent कर रहा है, that this is the simple concept of the sampling. Okay, now coming towards the fifth step. 4 स्टेप के बारे में हम बात कर चुके हैं. 5वां स्टेप क्या है? राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. ओके, सो तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसर्च प्रपोजल में हम एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरह की स्टडी का यूज़ कर रहे हैं, हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हमारी हाइपोथेसिस क्या है, हमारा पॉपुलेशन क्या रहने वाला है, हमारा सैम्पल क्या है, सैम्पल को किस तरह से हमने डिसाइड किया है, हमारी टेक्निक क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, एनालिसिस कैसे करनी है. ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज मेंशन्ड इन द स्लाइड. This is the step where everything done till yet has to be put together in a way that provides adequate information. अभी तक आपने जो भी काम किया है स्टेप 4 तक, उसको इस तरह से रखना है रिसर्च प्रपोजल में जिससे आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिले और ये पता चले कि कैसे सीक्वेंस में हमारी रिसर्च चलने वाली है. This is an overall plan which tells a reader about a research problem and how we are planning to investigate is known as the research proposal. Okay, it is as simple as that. Okay, so after writing the research proposal, now coming towards the next point. Okay, there are some more information, more things. Like a good research plan must show the following information about your study. जो एक अच्छा रिसर्च प्लान है वो क्या बताएगा कि आपकी स्टडी क्या है, what, how and why. ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा आपका रिसर्च प्लान. And therefore it should contain the following information about our study. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, आपका स्टडी डिज़ाइन क्या होगा, आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है, एंड सैम्पल साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है आपका, ठीक है, एंड एन आउटलाइन ऑफ द प्रपोज चैप्टर ऑफ द रिसर्च एंड द स्टडी प्रॉब्लम एंड द लिमिटेशन एंड प्रपोज टाइम फ्रेम, कितने समय में आप अपनी रिसर्च को पूरा कंप्लीट कर लोगे. इस सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी आपके प्रपोजल में. ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दिस इज़ द डेटा कलेक्शन. ओके, सो डेटा कलेक्ट करने के कुछ तरीके हैं हमारे पास. देर आर सम वेज ऑफ डेटा कलेक्शन. Like we can collect the data by observation, by doing the personal interview. हम जाके 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हैं, हम सिंपली कहीं जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं केवल. कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके आंसर के लिए हम अगर समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर पूछते हो, किसी एम्प्लॉय से आपने पूछा, they have a mindset that they will not say anything negative about their organization in front of other people. So in that way, you actually don't get the right information. So sometimes you have to observe that how things are going on. Then only you can get the data for your research. Then we can follow the personal interview, we can do the telephonic interviews, we can simply mail the questionnaires, or we can actually use the schedules as well. राइट, सो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं हम अपने स्टेप 7 पे, डेटा एनालिसिस. डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमें उस डेटा को सीक्वेंसिंग थोड़ा सा सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा डेटा का. उसमें कुछ एनालिसिस टूल्स लगाने पड़ेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, राइट. तो वो एनालिसिस करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे. उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रॉ डेटा आया है वो डेटा की हमें थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी. हमें एक डेटा को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि क्लासिफाई करना पड़ेगा, कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, कैटेगराइज्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीक्वेंशियल वे में इस तरह से लाना पड़ेगा कि हम ईजिली से उस डेटा पे क्वांटिटेटिव टूल्स को अप्लाई कर सकें, राइट. आज की डेट में वी हैव नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर जिनके यूज़ करके डेटा एनालिसिस की जाती है. तो इसके लिए आपका जो डेटा है वो बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है. तो आप एडिटिंग में कर सकते हो. देन आफ्टर यू कैन डू द कोडिंग सो दैट यू कैन ईजिली एनालाइज योर डेटा, एंड आफ्टर दैट फाइनली यू हैव टू डू द एनालिसिस पार्ट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस.
नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च विच इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है, डेटा एनालिसिस कर लिया और आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके रिसर्च क्वेश्चन को आपकी रिसर्च के आंसर्स या आपके एनालिसिस सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, और उन सभी को एक जगह पे लिखने के लिए आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होती है जनरली इसका एक फॉर्मेट होता है। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के। पहला है आपका प्रिलिमिनरी पेजेस। प्रिलिमिनरी पेजेस में आपका टाइटल क्या होगा, फिर आपका लिस्ट ऑफ टेबल, ग्राफ, चार्ट, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है आपका, ये सारी चीज़ें आपके प्रिलिमिनरी पेजेस में रहेंगी, स्टार्टिंग पेजेस में। देन आता है हमारा मेन टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहता है। देयर इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लिटरेचर रिव्यू है क्या आखिर। तो लिटरेचर रिव्यू कुछ नहीं बल्कि मैंने आपसे बात किया था कि जो पहले रिसर्च हो चुकी है, जैसे अगर हम सेकेंडरी रिसर्च की बात करें तो जो रिसर्च एक ही टॉपिक पे पहले हो चुकी है उसका डेटा कलेक्ट करना, ये देखना कि वो रिसर्च क्या थी, कैसे हुई, उसका एनालिसिस क्या रिजल्ट आया, ये सब कुछ लिखना ही लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है। कि जो लिटरेचर ऑलरेडी प्रेजेंट है हम उसको एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है। दिस इज़ लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको लिखना है कि आपने किस तरह से डेटा एनालिसिस किया, क्या आपके इंटरप्रिटेशन निकले, ठीक है, क्या रिजल्ट्स आए आपके। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द समरी एंड कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशन प्लस आपकी रिसर्च का मैनेजेरियल यूज़ क्या है, किस तरह से आप कॉरपोरेट्स को अपनी रिसर्च किस तरह से आप कॉरपोरेट्स के काम आ सकती है आपकी रिसर्च, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। आपको लिमिटेशंस लिखनी है अपनी रिसर्च की। देन जब हम एंड पेजेस की बात करते हैं, मेन कंटेक्स्ट हो गया, अब आई एंड पेजेस की बात, जिसमें आपको रेफरेंसेस लिखने हैं, जो भी आपके लिटरेचर रिव्यू के रेफरेंसेस हैं या जो भी बुक्स आपने यूज़ की हैं, जो वेबसाइट्स आपने यूज़ किया है, उन सब के बारे में आपको लिखना है। जिसमें बिब्लियोग्राफी में आपका लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा ये सब आता है। देन आता है आपका अपेंडिसेस, जिसमें आता है आपका कॉपी ऑफ क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू शेड्यूल्स इफ एनी, ओके। अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू लिया है और टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया है तो आपके इंटरव्यू शेड्यूल्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर आपके अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कहीं से आपको सर्टिफिकेट मिला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये रिसर्च कंडक्ट की है उसका जो सर्टिफिकेट है, या कहीं से परमिशन लिया उसका सर्टिफिकेट, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी प्रिपेयर हो जाएगी एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें आपके रिसर्च क्वेश्चन से लेकर रिसर्च आंसर और उसके लिमिटेशन, रिकमेंडेशन, सजेशंस तक सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। तो ये थे रिसर्च प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की, ठीक है, कि कितने तरह की रिसर्च हैं। अब हमने जितने भी ये रिसर्च प्रोसेस पढ़ा ना, 8 स्टेप्स, जो पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी है ये कुछ नहीं बल्कि ये पूरे ही 8 स्टेप्स का इलेबोरेशन है, ठीक है। हर एक चीज़ 8 स्टेप्स के बारे में प्रैक्टिकली आपको करनी कैसे है ये सब डिस्कस करेंगे हम अपना अपकमिंग में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च, okay, so thank you everyone for watching. Just stay tuned with us and keep sharing these videos to the needy ones so that everyone can have the access to the material. Thank you everyone.